हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप विद आदर्स। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे साइंस के, जो कि एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे फ्यूचर एग्जामिनेशंस में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन है, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। ये मेनली कंपोज होती है मीथेन गैस की, जो कि सही है। 50 से 75% जो हिस्सा होता है वो मीथेन का होता है। सेकेंड ऑप्शन है, इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि गलत स्टेटमेंट है और हमको यही बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब क्यों गलत है ये? क्योंकि बायोगैस जो होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होता है, मतलब उसे हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, बार बार बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? काऊ डंग की हेल्प से। जब हम काऊ डंग को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में डिकम्पोज करते हैं तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है। और ये बायोगैस कैसी होती है? जो कि बिना स्मोक के और बिना किसी रेसिड्यू के जलती है, जैसे कि एलपीजी गैस हमारी। ठीक है, तो ए, सी और डी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, जो कि करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसका फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाए ताकि इसकी जो इमेज बने वो रियल इमेज बने और सेम साइज की इमेज हो ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसका बहुत फेमस केस होता है कॉन्वेक्स लेंस का, कि जब भी हम अपनी इमेज को जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखते हैं तो हमको इमेज कहाँ मिलती है? 2f2 पर। जब सेकंड फोकस पर रखते हैं तो सेकंड फोकस पर इमेज भी मिलती है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का बहुत फेमस केस है। तो इसका मतलब अगर फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है और अगर हमको इमेज अपनी 2f2 पर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखना पड़ेगा, जिसकी डिस्टेंस होगी 15 सेंटीमीटर से दोगुनी, मतलब 30 सेंटीमीटर, है ना। 15 का दोगुना कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। मतलब हमको अपनी ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? 2f1 पर, जो कि है 30 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू। ऑप्शन है हमारे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, या फिर कॉन्टिन्यूस चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्टार, या डी ऑप्शन है ऑसिलेशन ऑफ स्टार लाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। अब ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन से क्यों होता है? क्योंकि जब स्टार लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है। तो डिफरेंट लेयर्स का डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट डेंसिटीज होती है, जिसके कारण मीडियम में चेंज आता है। इस कारण से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, जिस वजह से क्या होता है कि जो स्टार है वो थोड़ा उसकी ब्राइटनेस हमको चेंज दिखती है और उसकी पोजीशन चेंज दिखती है, जिसके कारण हम ट्विंकलिंग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये होता है पूरा कंसेप्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 9 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है अर्थ पर 9 न्यूटन है। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टाइम्स दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब बोला, अगर किसी दूसरे प्लैनेट पर हम उस ऑब्जेक्ट का वेट करें जिसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम्स है अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो उसका वेट क्या होगा? तो किसी भी चीज का हम वेट कैसे निकालते हैं? जैसे अगर मैं मान लो उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा? तो WE मतलब वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा? मास, उस ऑब्जेक्ट का मास m इंटू में g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की ही रखेंगे, जिस प्लैनेट पे निकाल रहे हैं उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या हो जाएगा? WE की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू में GE, मतलब मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ये तो हमको ऑलरेडी गिवन है 9 न्यूटन, है ना। WE जो है वो हमको ऑलरेडी गिवन है 9 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास तैयार हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट, अगर हमें उसका वेट दूसरे ऑब्जेक्ट पे निकालना है, दूसरे प्लेनेट पे निकालना है, तो उसको हम W0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अनदर प्लेनेट। तो वो क्या होगा? मास m, भाई मास तो चेंज नहीं होगा, अर्थ पर जो मास है वो वही मास उस प्लेनेट पर भी होगा, इनटू में g ऑफ दैट प्लेनेट, जिसको G0 बोल दे रहे हैं। ठीक है, उस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है। ठीक है, अब W0 किसके इक्वल हो जाएगा? m इंटू में G0। अब G0 क्या है? G0 9 टाइम्स है GE के, है ना।
भाई वही तो बोल रहा है कि जो दूसरा प्लेनेट है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 9 टाइम्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जी नॉट की वैल्यू यहाँ रख देंगे 9 जी, ठीक है। अब यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा m इंटू में GE, ठीक है, W नॉट। अब क्या हो जाएगा 9 इंटू में m इंटू जी, इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू रख देंगे विच इज WE, और W की E की वैल्यू हमको 9 दे रखी है, तो 9 इंटू में 9 हो जाएगा। तो जो W नॉट आएगा वो 81 न्यूटन्स का आएगा, ठीक है। तो 81 न्यूटन हो जाएगा उसका वेट उस ऑब्जेक्ट का। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में तो हमें 81 न्यूटन्स नहीं दे रखा, बट सी ऑप्शन को ध्यान से देखो तो उसमें दे रखा है द वेट वुड बिकम 9 टाइम्स। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेट जो है उसका 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटी को 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें लिस्ट 1 में हमको ब्लड वेसल्स दे रखी हैं एंड लिस्ट 2 में हमको उनके फंक्शंस दे रखे हैं जिनको हमें आपस में मैच कराना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करूं तो मैं सबसे इजी ऑप्शन पकड़ूंगा जो कि है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है कि कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं आर्टरीज एंड वेन के बीच का। तो इस हिसाब से बी का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी का थर्ड किस किस ऑप्शन में है, ए एंड डी ऑप्शन में है। मतलब बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गए, तो मतलब ए एंड डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो अब सी ऑप्शन को देखोगे अगर कोरोनरी आर्टरी, तो दोनों में है सेकंड ही दे रखा है, मतलब कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल। तो इसका करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम ए और डी में से कोई एक चेक कर लेंगे, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी केवल एक ऐसी आर्टरी होती है बॉडी में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जाती है। मतलब राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है ताकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो सके एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस के थ्रू, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा और वहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर के ऑर्टा से पंप हो जाएगा। हार्ट जो है वो पंप कर देगा बॉडी में। तो ये प्रोसेस होता है पूरा हार्ट का। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज रैकेट्स डेवलप इन द चिल्ड्रन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। मतलब जो डिजीज रैकेट्स है वो ज़्यादातर बच्चों में हो जाती है किस विटामिन की कमी के कारण। तो इसका सीधा आंसर जाएगा बी ऑप्शन, विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण बच्चों में रैकेट्स देखने को मिलता है। अब इस बीमारी का रीज़न क्या होता है कि जब भी बॉडी में विटामिन डी कम होता है तो कुछ अदर मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसके कारण हमारी बोन हेल्थ कम रह जाती है, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं बोन्स। तो इसका आंसर जो है विटामिन डी जाएगा। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। और अदर विटामिन की बात करें जैसे कि विटामिन सी हो गया, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण स्कर्वी डिजीज हो जाती है जिसमें ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। फिर विटामिन बी की कमी से हमको बेरी डिजीज हो जाती है। और स्पेसिफिक जाए तो विटामिन बी1 की कमी से हो जाता है जिसका केमिकल नेम होता है थायामीन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है प्लांट्स के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज़ अ परमेबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, वो कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है सेल के अंदर जाने के लिए, तो वो सेमी परमेबल होती है ना कि परमेबल होती है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन अगर देखें, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ मैनी मटेरियल्स। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और बहुत सारे मटेरियल्स को इन एंड आउट करती है सेल के अंदर। ओके,
फिर डी ऑप्शन भी आपका गलत ही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एकदम गलत है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत ही इजीली डिफ्यूजन हो सकता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन होगा। इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ मेनी मटेरियल्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द ओइसोफेगस ऑफ अ पर्सन इज इंजर्ड, इन दिस केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल बी अफेक्टेड। मतलब अगर किसी एक्सीडेंट में लाइनिंग ऑफ माउथ और ओइसोफेगस फूड पाइप किसी पर्सन का इंजर्ड हो रहा है, तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा टिश्यू अफेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें किन टिश्यू की मिलकर बनी होती हैं। तो अगर ऑप्शंस देखें तो स्मूथ मसल, क्यूबाइडियल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रेटेड मसल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है उसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा टाइप होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियम में सिंगल लेयर्स ऑफ फैट सेल इन्वॉल्व होती हैं जो कि डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन को अलाउ करती हैं। इनसे मिलकर बने हुए ऑर्गन्स होते हैं जैसे लाइनिंग ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल्स, किडनी के ग्लोमेरुली, ठीक है। और जो नेक्स्ट टाइप है इसका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ फैट सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना, मतलब प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर लाइनिंग ऑफ माउथ, ओइसोफेगस, स्किन, वजाइना, ये सारी ऑर्गन्स इस टिश्यू के मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर ए ऑप्शन देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट करता है। एक इलेक्ट्रिक मोटर का तो फंक्शन ही होता है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन पे देखें तो एन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी एकदम सही है ऑप्शन, क्योंकि 10th में हम लोग ने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। फिर सी ऑप्शन बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। कह रहा है कि अगर कोई लॉन्ग सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट मतलब फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर वो पैरेलल लाइंस होंगी, तो जो कि एकदम सही है। अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो उसमें आपको ये क्लियर दिखेगा कि सेंटर पर जो उस सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो नियरली पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी उस हिसाब से सही हो जाता है। फिर डी ऑप्शन जो है, अ वायर विथ अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो बोल रहा है कि जो लाइव वायर होता है वो ग्रीन इंसुलेशन का होता है, मतलब ग्रीन कलर का होता है बेसिकली। तो ऐसा नहीं होता, लाइव वायर तो रेड कलर का यूज होता है ना घरों में। अगर हम लाइव वायर की बात करें जिसमें मेन करंट होता है वो रेड कलर का होता है, ना कि ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर में हमको अर्थिंग देखने को मिलती है, अर्थिंग वायर जो होता है वो ग्रीन कलर का यूज होता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात करें तो उसमें लाइव वायर जो होता है रेड या फिर ब्राउन कलर का होगा। न्यूट्रल वायर यूजुअली हम ब्लैक या ब्लू यूज करते हैं, और अर्थ वायर जिसको ग्राउंडिंग वायर भी बोल देते हैं वो ग्रीन या फिर ग्रीन विथ येलो स्ट्रिप्स का होता है, मतलब ग्रीन होगा उसके ऊपर येलो स्ट्रिप्स पड़ी होंगी। तो ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग में वायर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि डी ऑप्शन ही गलत है हमारा, ठीक है।